नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम आज बात करेंगे त्वचा रोग से संबंधित समस्या और उसके निदान पर। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है शहर के जानी मानी स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा रानी जी को। मैडम, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि शरीर का जो महत्वपूर्ण या बड़ा अंग कहेंगे वो स्किन है, तो इसकी देखभाल कैसे करें और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हम लोग? जी नमस्कार। जैसा कि आपने बोला, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी का, तो इस पे कैसे हम लोग विशेष ध्यान रखें और इसका कैसे अच्छे से इसका केयर करें, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका स्किन किस टाइप का है। जैसे हमारे डिफरेंट टाइप्स के स्किन होते हैं। नॉर्मल स्किन होता है, ड्राई स्किन होता है, ऑयली स्किन होता है, कुछ लोगों का सेंसिटिव स्किन होता है और कुछ लोगों को स्किन से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो हर इंसान का स्किन डिफरेंट होता है। अपने स्किन को समझिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको कैसे केयर करना है वो आपको अपने स्किन के टाइप को समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैम, एक चीज है, तो ये आम आदमी कैसे समझे कि हमारा स्किन ऑयली है या ड्राई है? कोई ऐसा है मतलब समझने का तरीका जो आसानी से समझ पाए आम आदमी? जैसे अगर आपने अपने स्किन को फेस वॉश से धो लिया है, अपने स्किन को जेंटल क्लेंजर से धोया और आधे घंटे बाद आप बिना कुछ लगाए उसको छोड़ दें। आपका स्किन अगर ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है तो आपके टिश्यू पेपर पे ऑयल आएगा। आप जस्ट एक टिश्यू पेपर लें, उससे आप अपने स्किन को पैट करें और देखें कि उसमें ऑयल आ रहा है कि नहीं। अगर ऑयल आ रहा है तो आपका स्किन ऑयली है। अगर आपका कोई ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, टिश्यू पेपर एकदम ड्राई है, तो वो ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है। अगर बहुत इरिटेशन हो रहा है या आपको स्केल्स या फ्लेकीनेस लग रहा है स्किन में, तो खिंचा खिंचा लग रहा है, बिना कुछ लगाए आप आधे घंटे बाद उसको ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्किन ड्राई है। और कुछ लोगों का स्किन सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव स्किन के अलग अलग कारण होते हैं। कुछ लोगों का स्किन सेंसिटिव होता है डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स लगाने से, जो उनके स्किन के लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी वो लगा रहे हैं तो उनकी स्किन पे इरिटेशन, रैशेज या एलर्जी होती है, तो वो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं। तो उनको प्रोडक्ट्स जो चूज़ करना है वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ही चूज़ करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि उनकी स्किन ड्राई है और क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है, और उसका दुष्प्रभाव बाद में पता चलता है। मैम, एक चीज़ और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो सबसे कॉमन युवाओं में या लोगों में देखा जाता है कि छाही जो हो जाना, काला काला धब्बा और पिंपल्स आ जाना, वो बहुत परेशान करता है लोगों को। तो इसके लिए माने ये होता क्यों है और इसके बचाव के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो जेनेटिक कॉज है। अगर आपके जीन्स अच्छे हैं तो आपको अच्छी स्किन मिलते हैं, अच्छे हेयर मिलते हैं आपके पेरेंट्स से। अगर आपका जीन्स जेनेटिक अगर प्रॉब्लम है तो आपको कई तरीके के स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसमें से आजकल जो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पिगमेंटेशन की है वो है मिलाज़्मा या छाही जिसको कहते हैं हिंदी में। तो वो स्पेशली झारखंड के फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मोस्ट कॉमन कॉज इज सन एक्सपोजर। अगर धूप से आपका एक्सपोजर हो रहा है, आप अगर आउटडोर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो सन एक्सपोजर से मिलाज़्मा बढ़ता है। दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है पिल्स। जैसे अगर आप कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ओसी पिल्स का यूज़ कर रहे हैं, बहुत फीमेल्स यूज़ करती हैं माला एन, माला डी या उस तरीके के ओसी पिल्स, तो उनको समझ नहीं आता है कि पिगमेंटेशन बढ़ क्यों रहा है। तो एक कारण वो भी है जिससे पिगमेंटेशन बढ़ता है। तीसरा, अगर हम पिंपल्स पे जाएं तो पिंपल्स के तो बहुत ही सारे कारण हैं। कुछ आजकल जो युवाएं हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनको एक्ने का प्रॉब्लम खास तौर पर हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, जैसे पीसीओडी की वजह से हो रहा है। तो पीसीओडी का तो बहुत सारा कारण है। अगर आपका डाइट हेल्दी नहीं है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप प्रोडक्ट्स अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने स्किन पे, तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है एक्ने या पिंपल्स। तो आपको बहुत सारे कारणों को समझना होगा और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी होगी कि किस वजह से मेरा क्यों बढ़ रहा है ये प्रॉब्लम। जी, एक चीज अभी और खासकर देखने को मिल रहा है कि फंगल इन्फेक्शन, मौसम भी बदल रहा है तो फंगल इन्फेक्शन के जो है ज़्यादातर मामले भी आ रहे हैं। तो इसके लिए वजह क्या है और क्या हम सावधानी बरतें? जी,
इसमें मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि फंगल इन्फेक्शन में आजकल बहुत ज़्यादा इसका इंसिडेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि लोग इसमें ओवर द काउंटर क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं। अगर वो डॉक्टर के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाके वो दवाई दुकान से कोई भी XYZ क्रीम लेते हैं जिसमें ट्रिपल कॉम्बिनेशन या स्टेरॉयड मिक्स क्रीम होता है, जो 2 घंटे 3 घंटे तो आराम आपको ज़रूर देगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि वो लेटर ऑन फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ जाती है। फिर लास्ट में सारा उपाय करने के बाद वो स्पेशलिस्ट के पास पहुँचते हैं, जिसके बाद हमें ट्रीटमेंट करने में थोड़ी परेशानी होती है और लंबा समय तक हमें दवाइयों को देना पड़ता है। तो वो ना करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और सही इलाज करें और कम टाइम में उसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। और कुछ और ध्यान देना है कि आपके जो कपड़े हैं वो अच्छे तरीके से सूखे, आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं, आपके जो पैंट हैं और जो पसीने से अगर मान लीजिए वो भीग गया है या बारिश के पानी में भीग गए हैं तो उसे जल्दी से जल्दी अपने शरीर से हटाएं और फ्रेश सूखा कपड़ा पहने। नहाने के बाद अच्छे से बॉडी को ड्राई करें, फिर ही दूसरा कपड़ा पहने और डेली अपने कपड़ों को गर्म पानी में धोएं। फिर ये इन्फेक्शन आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो आपको ये परेशानी बार बार होती रहेगी। जी मैडम, आपने बताया कि जो ओवर जो अपने मन से जो दवाइयाँ क्रीम्स लगाने के, इसी से जुड़ा सवाल है युवाओं से। मैडम, आप देखती होंगी कि आजकल होड़ सी हो गई है सुंदर दिखने का। लड़कियां जो है ऑनलाइन जो है जितने भी जो प्रचार आते हैं उस क्रीम का उपयोग करती हैं। जो लड़के हैं वो भी अपने आप को सुंदर दिखना चाहते हैं, हैंडसम दिखना चाहते हैं। वो लोग अनावश्यक रूप से क्रीम का बिना जानकारी हुए ऑनलाइन खरीदे। इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और क्या करना चाहिए इसके लिए? जी, अभी पूरा सोशल मीडिया लोगों के दिमाग पे हावी है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो अभी इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जिन्हें स्किन की जानकारी नहीं है, फिर भी वो एडवाइस देते रहते हैं स्किन के बारे में कि आप ये लगाएं तो ऐसा रहेगा। बट आप पहले अपने स्किन को समझें। जैसा मैंने बोला, आप अपने स्किन को समझ लेते हैं, पहला चीज़ वो है। और दूसरा चीज़ है आप अपने वेदर कंडीशन को समझें कि आप किस वेदर में, किस स्टेट, किस कंट्री के किस पार्ट में आप रह रहे हैं और आपका क्लाइमेट वहाँ का कैसा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट्स चेंज होगा। अगर आपका स्किन समर्स में जो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है आपको विंटर में प्रोडक्ट सूट करे। तो आपके अपने स्किन टाइप को समझ के, वेदर को समझ के अपना प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, समस्या है स्किन में, जैसे एक्ने, मिलाज्मा या एटोपिक डर्मेटाइटिस या सोरियासिस या कोई भी अन्य कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, तो स्पेशली उसमें एक्सपेरिमेंट ना करें। फिर तो अपने स्पेशलिस्ट से सलाह लें और आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी स्किन के लिए जो सही प्रोडक्ट है वो उन्हीं के सलाह के अकॉर्डिंग आप यूज़ करें। जी, ये तो हमको लगता है कि लड़कों पे भी शामिल होना चाहिए। लड़कों पे स्पेशली होता है। अगर मैं उनको ध्यान में रखूं तो आजकल जो जिम कर रहे हैं लड़के, वो बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन्स का यूज़ कर रहे हैं अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए, अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। तो वे प्रोटीन जहाँ उनके लिए, मसल्स के लिए सही है, बट उनके स्किन और हेयर के लिए वो उतना सही नहीं है। बिकॉज आजकल हेयर फॉल भी युवाओं में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है वे प्रोटीन्स की वजह से। और दूसरा, एक्ने का प्रॉब्लम भी उनमें ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि उसमें एक IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होता है जो वे प्रोटीन में पाया जाता है। एंड इससे एंड्रोजन लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी से हेयर फॉल और एक्ने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जी, आपने कहा अभी हेयर फॉल की ही बात हो रही है, तो ये हमको लगता है कि एक बहुत आम समस्या हो गया है हेयर फॉल का। हो सकता है कि आपने बताया कि हमें जीन्स जो है मिलता है घर से, परिवार से, वो अगर अच्छा रहे, लेकिन किसी को घर से, परिवार से अच्छा जीन मिलने के बावजूद भी हेयर फॉल हो जा रहा है। तो ये वजह क्या है? कोई और बीमारी की वजह से, थायराइड या कोई और बीमारी जैसे होता है हेयर फॉल, या फिर कोई और कारण है? क्योंकि युवाओं का जो उम्र है उन कम उम्र के लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वजह क्या है मैम? देखिए, मैंने तो सबसे पहले बोला आपका जीन्स अच्छा है तो हेयर फॉल चांसेस कम हैं। आपको मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया नहीं होगा, लेकिन वो जस्ट एक पार्ट ऑफ एलोपेशिया है। डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ एलोपेशियाज हैं। जो एक एलोपेशिया होती है जिस टिलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, जिसको डाइट से कंट्रोल किया जाता है। अगर आपका डाइटरी हैबिट्स अच्छा नहीं है, आप फास्ट फूड, जंक फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और ना जाने कितने सारे वैसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जो बैलेंस डाइट नहीं है, और आपको स्पेसिफिक जो विटामिन्स होती हैं उसकी प्रॉपर मात्रा में आपको नहीं मिल रहा है अपनी डाइट से, तो हेयर फॉल होगा। एक सबसे बड़ा कारण। दूसरा सबसे बड़ा कारण आज के युवाओं में देखा जा रहा है स्ट्रेस।
वो हर चीज़ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ना तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेस लेना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपका पूरा हार्मोन्स जो बॉडी का है वो चेंज हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, उसके वजह से बॉडी में अलग अलग चेंजेस होते हैं अलग अलग लेवल पे, तो हेयर फॉल होता है, एक्ने होते हैं। और अगर हम देखें तो थर्ड इज आपका हार्मोनल बैलेंस। तो स्ट्रेस अलग से हार्मोनल बैलेंस को इम्बैलेंस कर देता है, तो जिसमें फीमेल्स को पीसीओडी हो रहा है, मेल्स को थायराइड हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारियां हो रही हैं, फीमेल्स को भी हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल का। तो आप अपने आप को एकदम नियमित तरीके से, आपका डाइट होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज होना चाहिए आपकी रूटीन में, और आपका स्ट्रेस फ्री लाइफ होना चाहिए। प्रॉपर स्लीप 8 घंटे का आप लीजिए, और उसके साथ आप अपना जो स्मोकिंग है या अल्कोहल वाली इंटेक है उसको भी बंद करें, तो हेयर फॉल बहुत हद तक कंट्रोल रहेगा। जी, हेयर फॉल में एक और बड़ी बात है कि आजकल चूंकि स्किन की जो डिपार्टमेंट है वो कॉस्मेटिक में अब ज़्यादातर बदल गया है। लोग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या तो आप ही लोग मतलब या तो डॉक्टर्स दे रहे हैं या तो मरीजों की वो मतलब डिमांड्स हो गई है कि हमें कॉस्मेटिक में आना है। तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो एक होता है कि आजकल बड़ा चलन हो गया, जिसको भी थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो इम्प्लांट कराना, ये कितना कारगर है और क्या कहीं खतरनाक तो नहीं है? कोई डायबिटिक है या कोई और मरीज है जिसको कि उसका दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता है इसका? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो हमारे पूरे देश में ये बहुत रैम्पेंट हो गया है कि हर एक अलग अलग सेंटर्स खुल गए हैं जिसमें नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स या फिर कहिए तो एक टेक्नीशियन भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, एकदम से, जिसके वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। अगर एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से आप अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आपको कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इसकी पढ़ाई हम करते हैं और हमें पता है कि अगर किसी पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना है तो कब कर रहा है, कैसे करना है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पे आ गए हैं तो हम एक और सवाल लेना चाहेंगे मैम, कि लोगों में जैसे आकर्षक दिखने के लिए मतलब झुर्रियाँ नहीं पड़े, स्किन टाइट रहे, इसके लिए बोटॉक्स या और कई नई तकनीकी का उपयोग हो रहा है। वो कौन कौन सी तकनीक उपयोग में हो रहा है और कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक है, और क्या ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? जी, मैं इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने पुटअप किया है, बिकॉज लोग बहुत डरते हैं, स्पेशली हमारे एरिया में। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो लोगों में अभी भी एप्रीहेंशन है, डर है कि लेजर ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, बोटॉक्स नहीं लेना चाहिए, फिलर्स नहीं लेना चाहिए, इंजेक्शंस क्यों लेंगे फेस पे। लेकिन अब उस जमाने से हम आगे बढ़ चुके हैं, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है और दिखना भी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको अच्छा दिखना है तो व्हाई नॉट, आपको लगना चाहिए अच्छा, उसके लिए आप कोई भी चीज़ से डरे ना। जैसे मैंने बोला, हमेशा एक एक्सपर्ट आपको सही एडवाइस देगा कि आपको कब तक कौन सी ट्रीटमेंट कैसे लेनी है। अगर वो सही एडवाइस मिल रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसकी रिसर्च काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी है। इंडिया हम लोग तो बाद में आए हैं ये सब मोडालिटीज़ लेके, बट फॉरेन कंट्रीज़ में ये बहुत सालों से चला आ रहा है, और कोई इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि आप सेफ हैंड्स में हैं अगर आप क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो। आपने कहा कि जीवन शैली की बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमारा खान पान हमारे पूरे शरीर के अंग के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो एक हेल्दी स्किन के लिए हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए और हमारा खान पान का तरीका क्या होना चाहिए, जिसके बारे में थोड़ा बताएं। आजकल युवाओं का रहता है कि मैं मेकअप कर लूं, अपने ब्लेमिशेस को, अपने रिंकल्स को, अपने मार्क्स को, एक्ने को हाइड कर लूं। तो आप जितना तवज्जो अपने मेकअप को देते हैं, प्रोडक्ट्स को देते हैं, उतना ही अपने डाइट को वेटेज दें, बिकॉज जितना इंटरनली आप हेल्दी रहेंगे वो स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो डाइट में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो भी इम्पॉर्टेंट विटामिन्स है उसकी सही मात्रा में आपका हो रहा है सेवन की नहीं, वो ज़रूरी है। फास्ट फूड को अवॉइड करें, जंक फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, और हेल्दी फ्रूट्स, मतलब अगर आपको कोई भी सीजनल कोई भी फ्रूट मिल रहा है तो उसका सेवन ज़रूर करें, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें बहुत अच्छी मात्रा में होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर मैं कहूँ तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत
हेल्दी वाइटामिन हैं। तो आपके जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें, ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें, और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम लोग ऊपर से देते हैं, जो अगर आप प्रोटीन की मात्रा नहीं है तो हम लोग ऊपर से प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं, कोलेजन कुछ ड्रिंक्स देते हैं। तो वैसा आपका जीवन शैली होना चाहिए, आपका डाइट वैसा होना चाहिए जो आपको सैलड, जिसे आप सैलड का यूज़ करें। कोशिश करें कि आप जब खाना खा रहे हैं तो 2 टाइम आपका सैलड हो उसमें, जिसमें कि कैरेट होता है, टोमेटोज होता है या खीरा होता है। टोमेटोज में लाइकोपीन जैसी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलती है। जाते जाते एक अंतिम सवाल ये आपसे भी लेना चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चों में भी देख रहे हैं कि आजकल स्किन डिजीज, हेयर फॉल और ये सब चीज समस्याएं हो रही हैं। तो जो बच्चे जैसे टीनेज में जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे जब अब टीनेज में पहुंचेंगे, जब वो किशोरावस्था में पड़ते हैं, बहुत सारा हार्मोनल चेंज होता है, तो ऐसे बच्चों में हम लोग को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए? जी, बच्चों को पेरेंट्स ही देते हैं प्रोत्साहन, तो बहुत पेरेंट्स को खराब लगेगा, लेकिन बच्चे खुद से तो नहीं करते हैं ये चीज़। आप मैगी लाके घर में रख रहे हैं, आप उसको पिज़्ज़ा बर्गर खिला रहे हैं, आप उसको चाउमीन की आदत डाल रहे हैं, बेकरी आइटम्स की डाल रहे हैं, तो उसका जो मेन डाइट है वो कट हो जा रहा है उसके डेली रूटीन में, उसका फिलिंग इसी से हो जा रहा है। तो वो ऑब्वियसली मेन डाइट नहीं जाएगा, मेन डाइट पे नहीं जाएगा। तो आप कोशिश करें कि उसको जितना एंटीऑक्सीडेंट्स या मैंने बोला सैलड और फ्रूट्स का सेवन करवा सके, तो उससे क्या होगा कि उसको पर्याप्त मात्रा में उसको विटामिन्स की सप्लीमेंट्स मिलते रहेंगे, तो उसको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। और दूसरी चीज़ एक्चुअल इनएक्टिविटी जो बच्चों में देखी जा रही है, बच्चे कम खेल रहे हैं बाहर, बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी या कोई गेमिंग वैसा नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वो बिजी रहे, उनका हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स या जो हम लोग कहते हैं ना, वो गुड हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनका ओबेसिटी हो रहा है। तो आपने देखा कि मैडम ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे हम युवा आज आकर्षक और जो है ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत देखने के चक्कर में हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, इससे कैसे हमारे त्वचा को हानि पहुंच रही है, ये विशेष ध्यान देना है। बच्चों को कैसे हम उनके लाइफस्टाइल और उनके खान पान को हम अगर सही रखें तो उनको इन सब बीमारियों के, मतलब स्किन की बीमारियों से बचा सकते हैं। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।